हेलो नमस्कार बच्चों। ग्लोबल एकेडमी के इस पैनल पर आपका स्वागत है। और पॉलिटी के प्रैक्टिस सेशन, ये तीसरा प्रैक्टिस सेशन है आज पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका स्वागत है। दो इससे पहले हो चुके हैं, ये तीसरा है। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तीसरी क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था। पहला कथन ए और कारण दे रखा उसका आर। ये है पुनः नहीं है, ये पुणे समझौता। पुणे समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। ये इसका कथन दे रखा है। इसका कारण है, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया था। और ऑप्शन दे रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ये दोनों सही हैं, ये कारण है जो इससे अलग बात कर रहा है कोई हट करके। ये ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। पूना समझौता जो हुआ था, तो पूने समझौते में सांप्रदायिक अवार्ड को प्रशस्त किया था, ये बात ठीक है। और इसके तहत दोनों जगहों पर, यानी कि विधानसभा में भी और संसद में, जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है उनके लिए सीटों का आरक्षण की मांग की थी। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जब मामला यहां गड़बड़ आ जाता है कि आर ए की सही व्याख्या है या नहीं, तो अगर जो कारण होता है इससे अलग हट करके कोई बात बोलता ये, यानी कि अब जब ये पुणे समझौते की बात कर रहा है और यहां पर भी पुणे समझौते से ही रिलेटेड है, तो फिर अब कारण है जो आर, वो ए का सही स्पष्टीकरण है। तो फिर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो पुणे समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी, और इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए संसद में और जो राज्यों की विधानसभाएं थी उस टाइम पर, प्रांतों की, तो उसमें जो है किसके लिए, निर्वाचन के लिए सीटों का आरक्षण की मांग की थी। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के अल्पकालीन उपबंध के ऊपर है, यानी कि आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई हैं। तो भारत सरकार के अधिनियम 1936, हालांकि 1936 तो अधिनियम नहीं था, 1935 था। जर्मनी का बेइमर संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान या कनाडा का संविधान। तो आपातकालीन शक्तियों के लिए जर्मनी का वेइमर संविधान ने भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो है जोर डाला था आपातकालीन स्थितियों में। और वैसे संविधान पर सबसे अधिक किस चीज का पड़ा है, तो वो 1935 के अधिनियम पर पड़ा है, जहां से 200 से ज्यादा आर्टिकल को रखा गया है 1935 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण नहीं है। संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण नहीं है। तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो। ठीक बात है। एकल संगठित न्यायपालिका, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। और ये सभी देखो, एकात्मक सरकार जो होती है, एकात्मक सरकार का ये है कि एकात्मक सरकार में केंद्र व राज्यों की शक्तियों का बंटवारा नहीं रहता है। मतलब ये है कि केंद्र को पूरी शक्तियां मिली होती है, केंद्र को सभी शक्तियां
मिली होती हैं। कहने का मतलब ये है कि राज्यों के पास शक्ति नहीं होती है, पूरी की पूरी शक्ति केंद्र को मिली हुई रखती है एकात्मक सरकार में। और अध्यक्षीय सरकार में जो अध्यक्ष वाली सरकार होती है, एक तो है अध्यक्षीय सरकार, एक होती है संसदीय सरकार, एक होती है एकात्मक सरकार। तो एकात्मक सरकार में टोटल पावर, पूरी शक्ति केंद्र के पास होती है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका, जहां कानून बनते हैं, और विधायिका, जहां पास होते हैं, में घनिष्ठ संबंध होता है। या फिर शक्तियों का बंटवारा हुआ होता है। अध्यक्षीय सरकार में इसमें कार्यपालिका और विधायिका का में शक्तियों का पृथक्करण होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यूएसए है, जहां पर अध्यक्षीय सरकार है, तो वहां पर जो कार्यपालिका की शक्ति है और जो विधायपालिका की शक्ति है, तो दोनों की शक्तियां अलग अलग बांट के रखी हुई होती है उन लोगों ने। और संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायपालिका, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है और विधायिका है, उसमें घनिष्ठ संबंध होता है, शक्तियों का बंटवारा हुआ होता है। सॉरी, शक्तियों का बंटवारा तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। एकात्मक सरकार में टोटल पावर जो है केंद्र को दे के रखता है वहां पर। तो क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। तो एकात्मक सरकार का लक्षण नहीं है। तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सकता है यदि संविधानरी मशीनरी ठप पर गई हो। तो ठीक बात है भाई, जब मेन आदमी पावरफुल होगा एक ही जगह पर, तो वो काम ये कर सकता है निश्चित रूप से। दूसरा, एकल संगठित न्यायपालिका, यानी कि एकल संगठित न्यायपालिका ये है कि एक ही जगह पर न्यायपालिका की पूरी पावर है। और दूसरा, सी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, या फिर ये सभी। तो यहां पर ये सभी ही इसका ऑप्शन ठीक है। तो ये एकात्मक सरकार का लक्षण नहीं है। तो ये कोई सा भी लक्षण एकात्मक सरकार का नहीं है। नहीं पूछ रहा तो नहीं, तो ये सब आ जाएंगे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? तो प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। जो सेकंड वाली सिटिंग हुई थी 11 दिसंबर को, तो उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसको अपने पास अंगीकृत कर लिया था। तो क्या है, किसने प्रस्तावित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलशीलता, बी, दृढ़ राज्य, या फिर सुदृढ़ राज्य, या फिर पावरफुल एक ही जगह पर, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, या फिर सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? जहां पर टोटल पावर होती है, तो ये दृढ़ राज्य का निर्माण करता है, सुदृढ़ राज्य का निर्माण करता है, जहां पर पावर
एक ही जगह पर हो। तो दृढ़ राज्य, सुदृढ़ राज्य। देखो जो ये वाली यूनिट है जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा हुआ होता है, यही संविधान में थोड़ा हार्ड होता है, और ये बाकी तो फिर और इतना हार्ड नहीं होता जी। इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि एकात्मक सरकार, संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार या संघीय सरकार। तो ये चार हैं कुल मिलाकर के। नेक्स्ट, संविधान में सामाजिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? भारत में सामाजिक, संविधान में सामाजिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो एक, राज्य संघ अर्धसंघीय, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की एक परिषद या अंशतः एकात्मक और अंशतः संघीय। तो संविधान में सामाजिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो ये तो होता है, इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। यानी कि जो हमारा संविधान है, यानी कि हमारे जो संविधान ने व्यवस्था दी हुई है, यानी भारत कैसा है सामाजिक स्वतंत्रतात्मक दृष्टि से, तो एक क्वासी फेडरल है, अर्थ परिसंघीय। अब इसमें हो सकता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसको जो है अभी होल्ड पर रख देना, होल्ड पर डालना। इसको एक बार कल देखेंगे, कन्फर्म करके कल बताएंगे इसको। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिषद, अंशतः एकात्मक और अंशतः संघीय। इसमें थोड़ा डाउट है पर कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं, हालांकि ये हो सकता है इसका। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? संसदीय सरकार नहीं है क्या? अरे है, बिल्कुल है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। अमेरिका से सॉरी, अमेरिका से तो जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रावधान है। अध्यक्षीय सरकार या फिर संघीय सरकार? तो देखो अध्यक्षीय सरकार नहीं है, अध्यक्षीय सरकार अमेरिका में है, तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये अध्यक्षीय सरकार नहीं है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है पावर में नामात्र होता है। भारत एक संविधान है, संघात्मक है, एकात्मक है, अध्यक्षीय या फिर अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल है। तो कैसा संविधान हमें मिला हुआ है या फिर भारत को कैसी व्यवस्था मिली हुई है? तो क्वासी फेडरल, अर्ध परिसंघीय या अर्ध संघात्मक। अध्यक्षीय नहीं है, अमेरिका के पास है। ऐसा भी नहीं है कि पूरी पूरी शक्ति एकात्मक में जो सेंटर को होती है, ऐसी भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो शक्तियों को बंटवारा है केंद्र और राज्य में अलग अलग, और संघात्मक नहीं है, तो अर्ध संघात्मक, अर्ध परिसंघीय, अर्ध संघात्मक, इंग्लिश में क्वासी फेडरल। प्रस्तावना में उपयोग किए गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष? और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी, ये 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे, जो जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इंदिरा गांधी के द्वारा ये किया गया था। और जो सबसे संशोधन, सबसे लंबा संशोधन था ये, और प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है 42वें के द्वारा, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो मूल अधिकार बताते हैं ऐसा कुछ है भाई? नवी अनुसूची बताती है। नवी अनुसूची तो जो है एग्रेरियन सोसाइटी, यानी कि फिर उसमें क्या बोलते हैं तुम्हारा, इसमें तो जमींदारी रिफॉर्म था, जमींदारी को कैसे रिफॉर्म किया जाए, या फिर निदेशक सिद्धांत, या फिर संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को
संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए जो ये वाली लाइन है ये हो जाएगी। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है विचार, धर्म, आस्था और अभिव्यक्ति। विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। देखो आस्था का कोई विषय नहीं है प्रस्तावना में, तो जहां जहां आस्था है उसको हटा दीजिए। आस्था यहाँ है और आस्था यहाँ है। उपासना की भी कोई बात नहीं की गई है। तो विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति ये प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवाद भी जोड़ा गया है, प्रजातांत्रिक गणराज्य भी है यानी कि वोटिंग वगैरह होगी, लेकिन फेडरलिज्म नहीं है। फेडरलिज्म ये नहीं है, तो यही आंसर है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो क्या कहलाता है वो? तो पंथ निरपेक्षता होती है नहीं, ये तो धर्म से रिलेटेड है। तो इसमें जो है मतदान का काम कहां से आ जाएगा? प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र? तो गणतंत्र में जो है वोट देने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय की अतुलनीय विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन संसद की अतुलनीय विशेषता है? तो संविधान का लचीलापन या फिर कार्यपालिका और विधायिका का संलयन या फिर न्यायिक सर्वोच्चता या फिर संसद की संप्रभुता। तो न्यायिक सर्वोच्चता या फिर संविधान का लचीलापन। तो संसदीय की अतुलनीय है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ठीक है जी, ये हो जाएगा इसका। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? तो शांतिपूर्ण एवं हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना, ऐसा कुछ है? हिंसक कारणों से? तो ये गलत हो जाएगा। हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना ऐसा कुछ है? या फिर शांतिपूर्ण साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना या फिर लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना? तो फिर लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया था कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद संविधान का मूल ढांचा है? तो कौन से वाद के द्वारा ये कहा गया था? तो केशवानंद भारती मामला, एस.आर. बोम्बई मामला, इंदिरा साहनी या फिर मिनर्वा मिल्स मामला? तो देखो ये तो जो तुम्हारा न्यायालय के से रिलेटेड था, जो है न्यायपालिका से, तो ये तीन तो कुछ ऐसे ही थे। बाकी ये केशवानंद भारती मामला, ये संविधान का, इसमें ये कहा गया था कि संविधान में इसमें मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते, संविधान में संशोधन कर सकते, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं चेंज कर सकते। तो एक केशवानंद भारती मामला था। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक बात है भाई, लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, चुनाव भी होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए, तो ये तो ठीक बात है। अवसर की समानता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आर्टिकल 16 अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, यानी कि उसमें सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता या फिर अधिकारों का संरक्षण, ये होना चाहिए। बिल्कुल ये भी होना चाहिए, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, बचाव, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं। तो फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। निम्न में से किस देश में संघीय सरकार है? निम्न में से किस देश में संघीय सरकार है? तो चीन में तो साम्यवाद है, यूएसए में अध्यक्षीय सरकार है, और ये आ जाएगा बेल्जियम में संघीय सरकार है।
बेल्जियम। क्यूबा नहीं है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन, ये वाक्य किसका था या ये कथन किसका था? ये अब्राहम लिंकन का था। अब्राहम लिंकन का था ये। अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत क्या है? तो केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का संतुलन, या फिर शक्तियों का पृथककरण। तो अध्यक्षीय सरकार में आपको अभी बताया है मैंने, कार्यपालिका और जो विधायिका है उनमें शक्तियों का पृथककरण किया हुआ है, बंटवारा किया हुआ है। तो शक्तियों का पृथककरण ये अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता है। तो शक्तियों का संतुलन जी नहीं, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ऐसी भी बात इसमें नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड में सरकार लिख रखी है और एक साइड में उनकी शक्तियों से रिलेटेड लिख रखा है। तो बताइए अध्यक्षीय सरकार में कैसे होता है शक्तियों का मामला, संसदीय सरकार में क्या होता है, संघीय व्यवस्था क्या होती है, या फिर एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? तो अध्यक्षीय सरकार में शक्तियों का पृथक्करण होता है, कार्यपालिका में और विधायिका में। तो अध्यक्षीय में यानी कि ए का फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट यहां भी, ए का फर्स्ट यहां भी, एक बार ये दोनों को ले लेते हैं एक बार। और संसदीय, कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध, ये पहले भी मैं बता चुका हूं अभी 2 मिनट ही पहले। तो बी का सेकंड, बी का सेकंड यहां भी, बी का सेकंड यहां भी है। संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। तो संघीय व्यवस्था जैसे हमारे यहाँ है, शक्तियों का बंटवारा है केंद्र में और राज्य में, यानी कि सी का थर्ड, सी का थर्ड यहाँ, फोर्थ है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, अब यही ठीक है। यानी फिर एकात्मक व्यवस्था क्या है? तो शक्तियों का संकेंद्रण, यानी शक्तियों का संकेंद्रण का मतलब है यानी कि एक ही जगह पर शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट, ये ठीक हो जाएगा इसका, ये ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय सभा का गठन, विधानसभा का गठन 1919 के एक्ट से भारत में पहली बार चुनाव हुए थे। तो जब 1919 के एक्ट से चुनाव हुए तो विधानसभा का गठन किया गया था 1921 में, और स्वराज पार्टी ने 1923 में चुनाव लड़ा था जाकर के। तो 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था, और केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल के छोटे भाई विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष बनवाया गया था। और उसमें भी जो मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, जब कई बार बताया है, अध्यक्ष बनाने में जो 2-3 पार्टियों का गठबंधन हुआ था, तो जब जाकर के विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनवाया गया था 1925 में, और भारत का पहला व्यक्ति जो केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष बनाया गया था तो विट्ठल भाई पटेल था वो। तो 1921 में पहली बार केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। बाकी सब गए सब, मैं क्लास बना रहा हूँ ना, पीछे बात कर रहा हूँ सब। ठीक है, आगे संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? उद्देशिका, प्रस्तावना, कुछ भी हो सकता है। प्रस्तावना को संविधान का सार, संविधान का उचित स्थान, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, ये सब बताया गया है, और जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर ये आधारित है। तो भारत की प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना, तो इसमें जो है तुम्हारा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो अब ये शब्दों का हेर फेर आगे पीछे वैसे कर रखे हैं। तो भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी,
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये वाला ठीक है फिर इसमें, ऑप्शन नंबर बी। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली है? यानी कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तो ये कनाडा से ली गई है, कनाडा से। और क्या लिया गया कनाडा से? एक तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, और रेजिड्यूरी पावर, रेजिड्यूरी पावर यानी कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, और आर्टिकल 143 और आर्टिकल 200 में क्या है? यानी कि राज्यपाल के द्वारा आरक्षित विधेयक राष्ट्रपति के लिए, आर्टिकल 200। और 143 में है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, रेजिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, और केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब कनाडा से लिए गए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 137। ठीक बात है, बिल्कुल ली गई है। मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भाग 3। ठीक बात है, बिल्कुल लिए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, यानी कि ये इम्पीचमेंट की बात कर रहा है, और इम्पीचमेंट जो है राष्ट्रपति का तो 61 में आता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जस्ट उसी तरीके से हटाया जाता है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है जी। और अमेरिका से और क्या लिए गए? तो अमेरिका से प्रस्तावना में जो एक शब्द लिया गया है कि हम भारत के लोग, तो ये बात जो ली गई है प्रस्तावना में, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। और उपराष्ट्रपति का यूएसए से लिया गया पद। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया प्रशासनिक ढांचा। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। ये क्वेश्चन काफी पुराना भी हो गया है और इंपोर्टेंट आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? यानी कि ये सब एक्ट दे रखे हैं, और यानी कि इस एक्ट में एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, या फिर आप इसको लोकप्रिय घटक बोल सकते हैं। तो करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? भारतीय शासन व्यवस्था के लिए। तो ये भारतीय परिषद एक्ट 1861 था। तो 61 के द्वारा ये काम किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ है? अच्छा, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इसको सबसे अल्पकालिक सिद्ध किया हुआ है। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रकाशित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी? विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका एक विशिष्ट लक्षण था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का था। ये संविधान सभा के उद्देश्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे ब्रिटिश संसद द्वारा नामित थे। यानी कि जो संसद के उसके विधानसभा के सदस्य जिन्होंने संविधान बनाया था, तो वो कहां से आए थे चुन करके, तो ये बात बताना है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, या फिर विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित व्यक्ति, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में चयनित हुआ था।
तो ये विभिन्न प्रदेशों से विधानसभाओं के लिए चयनित व्यक्ति थे जो इनडायरेक्ट रूप से चुन करके आए थे, और संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था और अप्रत्यक्ष रूप से वो हुआ था। इनमें से कौन जुलाई 1940 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। ये आपको बताना है अपने हिसाब से। भारत की संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष थे या सभापति थे अस्थायी? तो एक तो 9 दिसंबर 1946, एक 11 दिसंबर 1946, ये फर्स्ट सिटिंग, ये सेकंड सिटिंग, और उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया था। तो पहली वाली में एक काम हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो एक काम हुआ था। दूसरी बारी में दो काम हुए थे, दो क्या और तीन हुए थे। एक तो परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, दूसरा उपसभापति एच.सी. मुखर्जी बनाए गए थे, तीसरा संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया था। तो अस्थायी सभापति थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये फर्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर 1946 को जो हुई थी उसमें थे। भारत का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव, उपसभापति एच.सी. मुखर्जी और परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर को ये काम हुए थे। तो बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार। 11 दिसंबर 1940 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संघीय सरकार में राज्य सरकार को मिलता है, संघीय सरकार में राज्य सरकार को क्या मिलता है? तो संविधान ने जो पावर केंद्र को दे रखी है और संविधान ने जो पावर राज्य को दे रखी है, यानी कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य को बांटी गई पावर, तो ये संघीय सरकार की व्यवस्था है। तो मूल शक्ति या केंद्र द्वारा प्रदत्त की गई शक्ति, यानी केंद्र द्वारा नहीं गई, संविधान द्वारा दी गई शक्तियां संघीय सरकार का एक व्यवस्था का स्वरूप है, यानी कि केंद्र में और राज्य में शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट, कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण है। कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है क्या है भाई, या फिर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, या फिर किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है या कोई उत्तरदायित्व होता है? तो भारत सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और प्रत्येक मंत्री या पूरी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 में ये बात बता रखी है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अध्यक्ष सरकार में राष्ट्रपति होता है, अध्यक्ष सरकार में राष्ट्रपति होता है, विधायिका से स्वतंत्र, विधायिका पर निर्भर, न्यायपालिका पर निर्भर या मंत्रिमंडल की सलाह पर सदस्यता। तो अध्यक्षीय सरकार में कार्यपालिका और दूसरी क्या है, विधायिका में दोनों शक्तियों का बंटवारा हुआ होता है। तो कोई किसी पर निर्भर नहीं होता है। तो विधायिका से स्वतंत्र निर्भर होता है नहीं भाई, अलग होता है। शक्तियों का बंटवारा है। न्यायपालिका पर निर्भर होता है नहीं होता। मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है नहीं। तो विधायिका से स्वतंत्र होता है वो। व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है। तो संपूर्ण एकाधिपत्य, संवैधानिक सरकार, लेकिन संविधान या गणतंत्र। तो ये संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है कि व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलेगी। इसी प्रकार से आदमी जाएंगे और आएंगे लेकिन संविधान वही रहेगा। तो संवैधानिक सरकार। ये परंपरा किस देश, देश नहीं है देश है ये, तो यह परंपरा किस देश में विद्यमान है कि वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो एक बार चुन गया वो सदा मदा के लिए स्पीकर होता है। तो ये ऐसी व्यवस्था किस देश में है? तो ये ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था। ये जो है एक स्थायी पद है, वंशानुगत भी आप बोल सकते हैं। एक बार जिसको चुन गया वो ही रहेगा फिर स्पीकर।
पहली बार संघीय संरचना, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? संघीय संरचना। तो ये 1935 का अधिनियम था ये। एक बार इस क्वेश्चन को आप देखना चेक करके, इसको मैं 98% कह रहा हूं कि भाई ये हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे कि अधिनियम 1935 का था या नहीं था, लेकिन हो सकता है कि 99% ये ठीक है, 98% तक संघीय, यानी कि एक जो संघ की बात की गई थी 1935 के अधिनियम में, संघ की बात, आरबीआई की स्थापना, और कुछ अनुच्छेद 200 से अधिक, 200 से अधिक अनुच्छेद, और यानी कि एक सेंट्रलाइज की बात की गई थी। तो ये हो सकता है अधिनियम 1935 का हो, संघीय संरचना। निम्नलिखित में से कहां लोकतंत्र नहीं है? कहां लोकतंत्र नहीं है? तो अमेरिका, नॉर्वे, भारत या चीन? तो चीन में नहीं है, ये साम्यवाद है। अरे एक क्वेश्चन पहले भी आया था फिर ऐसा एक मतलब। निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? तो लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, नीतियों को शीघ्र लागू करना, सरकार का स्थायित्व, या फिर उपरोक्त सभी। यानी कि अध्यक्षीय शासन की विशेषता क्या है? तो लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक बात है भाई, स्वतंत्रता का संरक्षण बचाव तो अध्यक्ष सरकार में करना ही होता है। ये इससे क्या है, और भी बात होती है, ये तो और सरकार में भी होती। नीतियों को शीघ्र लागू करना, भाई नीतियों को शीघ्र लागू किया जा सकता है क्योंकि मेन आदमी एक राष्ट्रपति होता है अध्यक्षीय सरकार में। तो हो सकता है कि नीतियों को शीघ्र लागू करना होता हो क्या है, और सरकार का स्थायित्व, ये बात भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी, सरकार का स्थायित्व यानी की बात कर रहा है ये, तो ये सभी ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब तीन ऑप्शन ये ऐसे दे रखे हैं, दोनों में कंफर्म रूप से ठीक है, तो फिर आप वैसे भी अंदाजा लगा लेंगे भाई दो ठीक बैठ रहे हैं, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि ए ठीक है, ए बी ठीक है, बी सी ठीक है। तो फिर ऐसे ऑप्शन में, जैसे इस बात में आप थोड़ा सा संकोच हो सकता है कि भाई स्थायित्व, सरकार का स्थायित्व, इस बात से परहेज आप हो सकता था कि भाई ये हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता। लेकिन जब नीतियों को शीघ्र लागू करना या फिर लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये इससे अंदाजा लग सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कैसे चुना गया था? तो केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष स्वराज पार्टी के थ्रू चुना गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के छोटे भाई विठल भाई पटेल को 1925 में चुना गया था, और 1919 के एक्ट से चुनाव लड़ा गया था। पहली बार 1921 में केंद्रीय विधानसभा की गठन किया गया था, तो विठल भाई पटेल को किया गया था 1925 में अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही है। तो ये 50 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, सॉरी पॉलिटी के।
स्कोर काउंट करके बताओ कितना आया आपका। और ये जो सेट है प्रैक्टिस सेट, आज ये कल नहीं आया था, 2 दिन से जो है काम सा लग गया था, तो इसकी वजह से आ जाए। और रोज होगा 50 क्वेश्चन डेली करेंगे और 1000 क्वेश्चन के आसपास करा के इसको छोड़ देंगे। यानी कि 1000 क्वेश्चन पॉलिटी में हो जाएंगे, तो फिर उसके बाहर लगता नहीं है। और फिर कोई क्वेश्चन एक आध बाहर चला जाता है, उसके ऊपर पूरा एक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता। ये बात भी आप जान सकते हैं। कोई जो एसएससी के लेवल के एग्जाम है जहां 50 नंबर की जीके का प्रावधान हो, यानी 50 नंबर की जीके आती हो, तो वहां 8 से 9 क्वेश्चन तक ये पहुंच जाते हैं। हालांकि हिस्ट्री का वेटेज पहले से ही ज्यादा रहा है इन मामले में, तो हिस्ट्री का 8 से 12 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। जियोग्राफी का इससे भी ज्यादा चला जाता है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स का पहले से ही कम रहा है। रेलवे वाला एग्जाम आएगा, 50 नंबर की आती है, तो वहां 4-5 के आसपास इकोनॉमिक्स पर बात रह जाएगी और ये 10 से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर देखते हैं।